आज यूट्यूब पर मेरी फोर्थ क्लास है सॉरी मैथ की, और हमने कल बोर्ड मार्क्स आपको बताए थे और घर पे भी करने को दिए थे। तो ये 3 क्वेश्चंस दिए थे और कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। तो ये क्वेश्चन जो थे वो इन बोर्ड मार्क्स पे बेस्ड थे। बोर्ड मार्क्स क्या है? बोर्ड मार्क्स केवल रूल्स है, एक क्वेश्चन लगाने का और एक वे है, एक ऑर्डर है कि किस वे में हमें किस ऑर्डर में क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्या है, अगर क्वेश्चंस में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाना है, ओ ऑफ का आता है वो करना है, डी यानी कि डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और सही से बोला जाए तो डिवाइड यानी कि भाग करना है, एम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, ए ऐड मतलब जोड़ना है, एस सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। तो मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं से होते हैं। ब्रैकेट हटाने का सेंस ये कि अभी कभी भी अगर क्वेश्चंस में ब्रैकेट आ जाए, मान लो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम वैसे तरीका क्या है कि सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी माइनस करेंगे। ये है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ये तरीका है हमारा साइंस का। साइन यानी साइन, चिन्ह, SIG है, साइन का ये ऑर्डर है। लेकिन अगर इन केस ऑफ कभी ब्रैकेट आ जाए तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट करना होगा। डिवाइड से यहाँ पे शुरू करेंगे तो डिवाइड से शुरू होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट को तोड़ेंगे कैसे? जो भी अंदर की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करके तोड़ेंगे। यानी कि अगर बाहर निकालेंगे तो 16 + 20 जोड़ के हम बाहर निकालेंगे 36। और अगर ब्रैकेट नहीं, उसे ही यानी कि ब्रैकेट तोड़ने का सेंस ये है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जैसा कि ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, तो डिवाइड से शुरू करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे डिवाइड से। अब यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे है? यहाँ पे डिवाइड है, तो जहाँ डिवाइड है उसी से स्टार्ट करेंगे, बाकी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 18 में 3 का भाग देंगे, 18 में 3 का भाग देंगे, 18 में 3 का भाग देंगे, तिछंग 18, यानी 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 18 आ जाए। हम ये इसलिए बता रहे हैं ये बात क्योंकि कुछ हैं जो वो जिनको डिवाइड ऐसे करना आता ही नहीं है, जो हर बार इस तरह डिवाइड करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम एक अलग से थोड़ा सा बताएंगे, आज ही हो सकता बताएं। तो यहाँ पे तिछंग 18, फिर ये ऐसा ही लिखा रहेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ -20, या प्लस कर दो तो प्लस है ही। अब डिवाइड हो गया, अब ये ऐसा ही लिखा रहने देंगे। जिसको जो यूज्ड टू है, जो उसको हैबिट है इन सब क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करी हुई है, तो उसे कोई इशू नहीं है, वो कैसे भी कर सकता है, बहुत इजी में हो सकता है। ऐसे से वो माइंड में कर दे 6 15 6 90 और इनको जोड़ के सीधे आंसर बता दे, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हाँ, जिनको प्रैक्टिस है वो वैसे भी कर सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। 15 × 6 = 90 + 16 + 20। अब यहाँ पे ऐड है, सब्ट्रैक्शन का यहाँ चिन्ह कोई है ही नहीं, तो ऐड कर दो सबको। यहाँ 16 और 20 या 90 और 20 110, 110 और 16 126। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम? दूसरे क्वेश्चन में भी सेम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम डिवाइड पे जाएंगे। डिवाइड का चिन्ह यानी भाग का चिन्ह यहाँ पे है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करने का सेंस है बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे। 16 + 5 × 4 = 20। आप अगर ऐसे भी डिवाइड करते हैं, अगर आप ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो कोई इशू नहीं है, 5 × 4 = 20, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 20 उसमें आ जाएगा, 5 × 4 = 20, मल्टीप्लाई 16 - 17। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, तो फिर से ये ऐसा ही लिखा रहेगा, 16 × 4 = 64 - 17। अब हमने देखो डिवाइड भाग किया, फिर गुणा किया, अब क्या करेंगे? जोड़, फिर घटाना, क्योंकि इसमें जोड़ भी दिया है और घटाना भी दिया है।
वैसे कोई इशू नहीं है, अब हम कुछ भी पहले कर दें, घटा पहले दें या जोड़ दें, लेकिन ये जो बोर्ड मास का एक प्रॉपर वे होता है वो समझने की बात है कि आप जब इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास ए आया यानी जोड़ना होता है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे 16 और 64, 64 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 और 7 10 70, 70 6 4 80, 80 में से 17 गया 80 माइनस 17, तो 10 में 7 गया 3, 7 में 1 गया 6, 63। ठीक है, थर्ड का क्या आंसर है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो और बाकी चीज़ें हम ऐसे ही लिखी रहने देंगे। 18 प्लस 20 गुणा 16 एकम 16, 16 का भाग 16 में देंगे एक बार, भाग का मतलब 16 से 16 काटेंगे तो एक बार चला जाएगा, प्लस 100 माइनस 17। अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 18 प्लस 20 एकम 20 प्लस 100 माइनस 17। अब इनको हम सबको जोड़ देंगे, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसके आगे हम अपने मन से मान लेते हैं कि वो प्लस होता है इसीलिए नहीं लगाया गया, तो इनको हम सबको प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे। 18 और 20 और 100 120, 120 और 10 130, 130 और 8 138 माइनस 17। 8 में 7 गई 1, 3 में 2 गई 1 और 1 111। ये हमने बोर्ड मास आपको बताए। अल्टीमेटली मेरा कहने का सेंस ये है कि बोर्ड मास एक जो तरीका है क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लगाने का, जब आप से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस की जो वो मल्टीप्लिकेशंस हैं, डिवाइडेशन है और जो भी है वो सब बहुत इजी कर पाते हैं। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन में डिवाइड, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना चारों चिन्ह एक साथ आ गए हैं तो हम सबसे पहले सारे चिन्हों को सब लिखा रहने देंगे वैसे के वैसे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर जब भाग हो जाएगा तो गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। ये तरीका है। अगर नहीं समझ में आया हो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब हमने अगला क्वेश्चन आपसे शायद ये नहीं पूछा था लेकिन हमने अपने मन से रख लिया है, और अगला क्वेश्चन था ये वाला। छः 499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। क्वेश्चन था 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ नहीं है उसमें, संख्या कौन सी है 6499 और भाग किससे देना है 13 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाग देने का मतलब चाहे ऐसे लिखो, भाग ये जो चिन्ह होता है ये भाग का ही होता है, भाग मतलब बांटना, और यह हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भाग नहीं दे रहे हैं, भाग वो दे रहा है 6499 की अनुवर्ती संख्या से 13 का भाग। ठीक है, 6499 से भाग नहीं दे रहा है, तो हमें 6499 की अनुवर्ती संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है अनुवर्ती। अब अनुवर्ती निकालने के लिए हम पहले अनुवर्ती समझ लेते हैं। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात होती है, यानी कि संख्या जो भी आपसे बोली गई है, संख्या जो भी यानी 6499 की अनुवर्ती बोली गई, तो जो भी संख्या बोली गई है उसके एक आगे वाली संख्या यानी उसमें एक जोड़ दो, तो 6499 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 6, यानी कितना हो गया 6500। तो अनुवर्ती संख्या 6499 की अनुवर्ती संख्या क्या आ गई 6500, यानी 6500। और इसी तरह का अगर पूर्ववर्ती पूछ दिया जाए तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है उसकी एक पीछे वाली संख्या, यानी उसमें से एक माइनस कर दो। अगर पूर्ववर्ती पूछी गई होती तो एक माइनस कर देते, तो 9 में से एक गया 8 9 4 6, यानी 6499
8। ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि 6499 की अनुवर्ती यानी 6499 की अनुवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या के लिए हम 1 जोड़ेंगे, हमारा 6500 हो जाएगा। इसमें अगर हम भाग 13 का दे दें तो हमारा भागफल क्या आएगा। वैसे तो अगर इन्होंने ये बोला नहीं है कि शेष भी बताओ, इसका मतलब भाग पूरा पूरा, और वैसे भी दिख रहा है 13 × 5 = 65 होता ही है, तो भागफल पूरा पूरा क्या जाएगा, 500 आएगा इसका भागफल। ये तरीका है। दूसरा, अगर तुम ऐसे लगाते हो, सीधे 13 के पहाड़ा पढ़ोगे, 13 के पहाड़ में 13 × 13 3 39 13 54 13 × 5 = 65 और 2 0। लेकिन जो लोग इस तरह सवाल करते हैं ये वाला, तो वो कैसे करेंगे, 13 का पहाड़ा 13 × 5 = 65, पूरा पूरा चला गया, 0 तो यहाँ तो उतारेंगे नहीं, यही 0 ऊपर उतर जाएंगे, 500 पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो यानी हाँ, तो भागफल कितना आया है, 500 आया है। तो मेनली इस क्वेश्चन से आपको ये बताना था, क्वेश्चन पूछने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती का मतलब पता है कि नहीं है। तो वैसे भी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब क्या होता है, जब हम प्रश्न पूछेंगे उसके बाद उत्तर आएगा, तो प्रश्न ही तो पूछा गया है, तो उत्तरवर्ती यानी बाद वाली संख्या। पूर्व तो हमें पता है पहले की बात होती है, तो यानी कोई संख्या की पहली वाली। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही बात होती है, तो पूर्व याद रखो, पूर्व माने पहले और बाकी दोनों का मतलब बाद वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये था कि किसी सभागार में, क्वेश्चन क्या था, किसी सभागार में 1600 सीट हैं, सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं। आप समझिए, ये कह रहा है एक सभागार मतलब क्या होता है। सभागार मतलब एक समागार यानी हाउस, वो क्या बोलते हैं उसको, मैरिज होम या रेस्टोरेंट या कुछ एक बड़ा सा हॉल जिसमें कोई फंक्शंस वगैरह हो सके, एंगेजमेंट वगैरह, तो गेस्ट हाउस वगैरह जो भी होते हैं। तो एक सभागार यानी कि एक सभागार है कोई, उस सभागार में वो कह रहा है एक सभागार में 1600 सीट हैं। कितनी सीटें हैं, 1600 सीटें हैं, ऐसे। ठीक, 1600 सीटें हैं। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं। अब बात समझो, पंक्तियों का मतलब ये है कि इस तरह की पंक्तियां जो हैं वो 65 हैं। कोई अगर इस तरह पंक्तियां लेना चाहे, कोई इस तरह सीटें पड़ी हो, इस तरह अरेंज हो, तो इस तरह का बोल सकते हैं कि 65 हैं। ठीक है, तो एक कोई सभागार है जिसमें 16,000 सीटें हैं और 65 कुल पंक्तियां हैं। तो आप अगर ये कह रहा होता कि हर पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 65 इस तरह की पंक्तियां हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि 16,000 तो सीटें हैं टोटल और पंक्तियां हैं 65, तो अगर वो ये पूछ देता कि हर पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो एक्चुअली में हमने आपको बताया है कि जैसे ये लिखा है 4/5। 4/5 का मतलब ये है, ये 5 को, जो 4 है उसको 5 बराबर भागों में बांट रहा है। नहीं समझ में आया तो 5/5 लिखा है। इसका मतलब इस 5 को ये 5 बराबर भागों में बांटा हुआ है, यानी एक एक के हिस्से में बांटा हुआ है 5 बार में। तो यानी कि अब यहाँ पे जो 1600 लोग हैं उनको 6500 पंक्तियों में बांटना होता, अगर 65 पंक्तियों में, तो हम क्या करते, 16,000 में हम भाग दे देते 65 का। ठीक है, और जो लोग आते वो हो जाते एक पंक्ति में बैठे हुए लोग, एक पंक्ति में, क्योंकि टोटल पंक्तियां हैं 65 और टोटल लोग हैं 1600। तो टोटल में अगर हम पूरी पंक्तियों का भाग दे दें, तो यानी हर पंक्ति में, ये पंक्तियां हैं टोटल, जब टोटल पंक्तियों का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब हम एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों की संख्या निकालना चाह रहे हैं। लेकिन
उसने 65 पंक्ति में बैठे हुए लोगों की संख्या नहीं पूछी है, उसने कहा है जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं। ये कह रहा है जैसे मान लो कि ये पूरा एक हॉल है, इस हॉल में ये इस तरह से कोई सीटें बैठी पड़ी हुई हैं। अब ये थोड़ा सा तिरछी सीटें पड़ गई, तो अब इधर से सीटें नहीं पड़ जाती हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो पीछे की 5 जो सीटें पीछे आगे, हम एक बात बताने की कोशिश करें, 5 जो सीटें हैं इस पंक्ति की, इसी पंक्ति की, ये यही पंक्ति चल रही है, इस पंक्ति की जो 5 पंक्तियां हैं उसमें 20-20 लोग बैठे हैं, यानी यहाँ पर 20-20 लोग बैठ पा रहे हैं हर पंक्ति में। कितनी पंक्तियां हैं? ऐसी 5 पंक्तियां। तो हर पंक्ति में अगर 20-20 लोग बैठ रहे हैं और ऐसी पंक्तियां 5 हैं तो कितने लोग बैठ जाएंगे? 20-100, 20-20-20-20-20। तो पाँचों पंक्तियों में बैठेंगे तो 100 लोग बैठ जाएंगे, यानी कि 100 सीटें। कितनी सीटें? यहाँ पे 5 पंक्तियों में 20-20 लोग बैठ रहे हैं, यानी कि यहाँ 20 सीटें, यहाँ 20 सीटें, यहाँ 20 सीटें, तो 100 लोग यानी 100 सीटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो 1600 में 100 लोग तो पीछे बैठे हैं, यानी यह कह सकते हैं 1600 में 100 लोग तो 5 पंक्तियों में पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने 1600 में उन्होंने 100 पंक्तियाँ कवर करके रखी हैं। तो अब सीटें कितनी बची? 1600 सीटों में से 100 सीटें तो उन 5 पंक्तियों वाले ने कवर के रखी हैं। तो अब सीटें कितनी बची हैं? 1500। कितनी सीटें बची? 1500। और टोटल पंक्तियां कितनी थी? 65। उसमें से 5 की बात हो चुकी है। अब पंक्तियां कितनी बची हैं? 60। अब क्वेश्चन ये है कि जब 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं, यानी 5 पंक्तियों में 20, प्रत्येक में 20-20 सीटें हैं, तो 100 सीटें चली गई। अन्य पंक्तियां कितनी बची? 60। अन्य पंक्तियों में समान सीटें हैं। अब अन्य पंक्तियों में उसने समान सीटें बांटी हैं। अन्य पंक्तियां बची कितनी हैं? 60। और सीटें उसने दी हैं समान, और सीटें बची कितनी हैं आपके पास? 1500। तो अब उसने 1500 को बराबर भागों में बांटना है। उसने कहा ना कि समान सीटें बांटी हैं, समान सीटें, जितने लोग हैं उतनी ही तो सीटें हैं। तो उन 1500 सीटों को बराबर भाग में कैसे बांटेंगे? हर पंक्ति में कितने कितने लोग बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? 1500 में 60 का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचे 30। तो हर पंक्ति में अब कितने कितने लोग बैठे हैं? 25-25 लोग बैठे हैं। ठीक है। आप कुछ दिनों बाद जब थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, तो आप आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच जाया करेंगे। आंसर से क्वेश्चन पहुंचने का क्या मतलब होता है पता है? कि जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, अब यही मान लो क्वेश्चन होता और ऑप्शन में लिखा होता कि 25, ऑप्शन में लिखा होता कि शेष सीटों पर 25 बैठेंगे, 30 बैठेंगे, 22 बैठेंगे, या 35 बैठे हो, या 30 या 32 बैठे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। तो आप अगर क्वेश्चन ऊपर से नहीं लगा रहे हो तो नीचे से कैसे लग जाता कि 5 पंक्तियां तो चली गई, बची पंक्ति हैं 60। और वो कह रहा है, अब अंडरस्टूड बात है कि अगर 25 सीटें हैं तो 25 ही लोग हैं एक पंक्ति में, तो टोटल 5 पंक्तियां चलेंगी, पंक्ति बची 60। अगर हम ऑप्शन 25 सही मान लेते हैं तो यानी कि एक पंक्ति में 25 लोग हैं, तो 60 पंक्तियों में कितने लोग हो जाएंगे? 25 छक्का 150, यानी कि 1500, और 5 यानी कि 20, तो 100 तो वो हैं, यानी कि 100 और 1500 1600 सीटें हो रही कि नहीं हो रही? अगर इस ऑप्शन से हो रही है तो यही ऑप्शन सही है। आपको हो सकता है ये बात ना समझ में आई हो, लेकिन जब आप करते करते आगे आएंगे, जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को या बोल सकते 40% क्वेश्चन, मुझे लगता है मोस्टली सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस ऑप्शन को देख के हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऊपर से नहीं आ रहा होता लेकिन आंसर से लग जाता है। तो ये बात हमने आपको बताई। ये क्वेश्चन एक तो ये सीटों वाला हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, हम दोबारा से समझाएंगे। तो एक सीटों वाला क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन हमारा
8 सॉरी सभागार वाला था और कौन सा था, अनुवर्ती वाला था, और एक हाँ भागफल वाला। ये क्वेश्चन हमने शायद खुद से लिख लिया। इसको कैसे करेंगे? भाजक अगर 483 है, भागफल 403 है, शेषफल 50 है, तो भाज्य क्या होगा? तो सबसे पहले इन वर्ड्स को समझ लो कि ये कह क्या रहा है। हम एक भाग को ले लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा होता है भाजक मतलब भाजक यानी भाग देने वाला, भाजक 483। भागफल यानी कि जो रिजल्ट आता है, शेषफल यानी कि जो बाद में यहाँ पे शेष बचता है। शेषफल कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे शेषफल है 50, तो यहाँ पे 50 लिखे ले रहे हैं। तो ये कह रहा है भाज्य कितना है, क्या पूछ रहा है? भाज्य जो बीच में लिखा होता है वो भाज्य होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, उसी को याद कर लो, वो सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य निकालना है, भाजक कितना है 483, भागफल कितना है 403 और शेषफल कितना है आपका 50। तो जब बोर्ड मास का नियम क्या है, BODMAS ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो डिवाइड पहले करेंगे, डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं तो पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो ये तो तरीका होता है। अगर डिवाइड, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। अब अगर भाग का चिन्ह नहीं है तो गुणा से शुरू करेंगे, गुणा का चिन्ह नहीं तो जोड़ से शुरू करेंगे। तो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे। तो गुणा कर दें। आपको अगर तीन संख्या का तीन संख्या से गुणा करना आता है क्या? नहीं आता है तो हम बताएंगे पूरा अलग, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बस करके आपको बता दे रहे हैं। 483 का हम गुणा कर रहे हैं 403 में। 3 त्रिका 9, तिरुवट 24, 4, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 8 0 और 2, 2 4 6 2, 26, 8 चौको 32, 32 और 2 34, 4 चौको 16, 16 और 3 19। मेरे अकॉर्डिंग ये सही होगा, अगर गलत हो तो आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। हम इस मल्टीप्लाई को बताने का तरीका बताएंगे कि तीन संख्याओं का तीन संख्या से कैसे गुणा होता है। 49 और 50 कितना हो जाएगा 99। तो ये भाज्य हमारा आया 1,94,699, 1,94,699। तो ये हमने आपको बताया। तो ये तो अभी मेरी पुरानी बात ही हो पाई है। आज हम क्या नया करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने सोचा था कि मल्टीप्लाई ही सिखा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई के लिए हमें एक अलग शॉर्ट वीडियो बना देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें लगता है हम बता दें, फिर शॉर्ट बनाएंगे तो बना देंगे। कैसे करते हैं, थोड़ा सा सीखने के लिए हम इस तरह दूर दूर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पहले पहले का ही गुणा करेंगे। 9 सबसे पहले पहले गुणा, फिर इनका और इनका, पहले इनका गुणा और फिर इनका गुणा, और इनका गुणा और इनका गुणा करके जोड़ेंगे। जो इनकी हासिल आएगी वो यहाँ आके हम वो से भी जोड़ेंगे। जब इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे, फिर हम इनका गुणा
मतलब पहले हम इन दोनों को लेकर करें तो इनका गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे। फिर जब 2 का हो गया तो अब यहाँ आएंगे हम 3 में, तो इनका गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा करके इनके गुणा में जोड़ेंगे। फिर इनका गुणा, इनका इनसे गुणा करेंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जो हासिल आएगी उसे जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों का हो गया, इसका पूरा हो गया, इन दोनों का हो गया, अब इन तीनों को हो गया। अब हम इन दोनों का करेंगे। इन दोनों हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, केवल एक बार सीधा होगा, लास्ट में सीधे बार होगा। फिर इनका गुणा और इनका गुणा, इनका गुणा करके आपस में जोड़ देंगे, हासिल जोड़ के लिख देंगे, यहाँ हासिल आ जाएगी। फिर सीधा आप इन दोनों गुणा हासिल करके पूरा लिख देंगे। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, तो हम इसे अभी अलग बताएंगे, लेकिन समझ लो। पहले सबसे पहले हम आमने सामने गुणा करेंगे, सबसे लास्ट में हम आमने सामने गुणा करेंगे। 7 निम 63 की 3 हासिल लगी 6। ठीक है, अब एक का हो गया इनका, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का अंदर ऐसे नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 6 निम 54, 7 चको 28, इनको हम जोड़ देंगे। 8 4 12, 5 2 7 1 8, 82 में इसको हासिल जो आई थी उसे जोड़ देंगे, 88 हो जाएगा। 88 का यहाँ पे आएगा 8, हासिल लगेगी 8। ठीक है, ये चली गई। अब इन दोनों का गुणा हो गया, अब इन तीनों का गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों गुणा का इन दोनों का नहीं करेंगे, इन तीनों का करेंगे। इन दोनों गुणा जो करेंगे उसमें क्या होगा, इनका गुणा, 7 दूनी 14, फिर इनका गुणा, 5 निम 45, फिर सामने का गुणा, 6 6 को 24, इनको सबको जोड़ देंगे। 4 5 9 9 4 13, इसे लगी 1 2 2 4 6 6 6 12 12, 123। 123 में हम इस 8 को जोड़ेंगे, 123 में हम इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 131। 131 का मतलब हो गया 131 में से एक यहाँ लिख दिया तो 13 शेष बचा, 13। अब इनका मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को करेंगे, 5 6 को 20, 6 दूनी 12 और इसमें हम जोड़ देंगे इस हासिल वाली 13, 2 3 5, फिर 2 1 3 3 और 1 4, 45। 45 की कितनी लिख लेंगे, 5, हासिल लिखेंगे 4, 4 आ जाएगी हासिल। अब 5 लास्ट में यही बचा, लास्ट में 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अगर हम इसको प्रॉपर अलग बताएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, करेंगे तो थोड़ा रिकॉलिंग काम करेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी। पंद्रह पैकेट में 225, थोड़ा कैमरे का एंगल का इशू हो जाता है। एक्चुअली मुझे सही से एडजस्ट करना भी आता नहीं है, और जब कोई बताएगा तो मैं सीखूंगी और तब ज़्यादा बेटर आप ठीक से देख पाएंगे। अभी थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करिए, मैं नई यूट्यूबर कह सकते हो, नहीं तो अभी ऐसा कुछ खास है नहीं। तो 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी। ये तो आप जानते ही हैं कि एक पैकेट में अगर 10 पेंसिल हैं तो 10 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी। ठीक है, अब इन्होंने पलट दिए, 15 पैकेट में पेंसिल हैं 225, यानी पैकेट भी बता दिए कितने हैं 15, और पेंसिल भी बता दी कितनी है 225। अब इन्होंने ये कह दिया है कि एक पैकेट में बताओ कितनी पेंसिलें हैं। तो जब इस तरह के सवाल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पैकेट में जो पेंसिलों की संख्या है वो बराबर है, और टोटल पैकेट कितने हैं 15 हैं। तो जब 15 पैकेट हैं, यानी हर पैकेट में पेंसिलों की संख्या बराबर है,
यानी कि ये जो 225 है, ये जो 15 पैकेट हैं, इन 15 पैकेटों में जो 225 पेंसिलें हैं ये बराबर बराबर हर पैकेट में बराबर बराबर हैं। तो हर पैकेट में बराबर हैं तो 225 पेंसिल टोटल 15 पैकेटों में हैं। और अब ये 15 पैकेट जो है इन 225 पेंसिलों को बांट देगा सबको बराबर बराबर हिस्से में, यानी हर पैकेट की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, 22 में से 15 गए 7, 7 यहाँ 75 हो जाएगा, 15 अपना 75, यानी हर पैकेट में भी 15 पेंसिलें हैं। अच्छा, कोई जैसे फर्स्ट टाइम जिसको पता होता है वो सीधे बता देता कि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अगर 15 पैकेट हैं और 225 पेंसिल हैं यानी 15 ही पेंसिल हैं। अच्छा, स्क्वायर तो जानते ही होंगे, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16। स्क्वायर का सेंस क्या होता है कि इस 2 को स्क्वायर जब लिखा हो इसका मतलब 2 जो है ये 2 बार लिखा है, 2 गुणे 2। 3 पे पावर 2 यानी 3 जो है वो 2 बार लिखा है। 4 पे पावर 2 यानी 4 जो है वो 2 बार लिखा है। अगर 4 की पावर क्यूब हो यानी 3 हो, 4 की पावर 3 हो तो 4 जो है वो 3 बार लिखा है। ये इसका मतलब होता है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगता है आप इसको समझ पाए होंगे। 15 पैकेट में 225 पेंसिल हैं तो एक पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी। तो चूंकि हर पैकेट जो है उसमें बराबर पेंसिलें हैं तो हर पैकेट में जब बराबर पेंसिल है तो 225 पेंसिलों को 15 पैकेटों में बराबर बराबर बांट दिया। और बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये बात हो गई। अगली बात है हम एलसीएम और एचसीएफ पे आएंगे। तो एचसीएफ से पहले हम एलसीएम को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली मैं 5th क्लास की बुक से लाती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया वो कहीं हाई हो गया, कहीं बेसिक हो गया, कहीं लो हो गया। थोड़ा सा मुझे खुद ही ऑर्डर समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है एक बुक का मैं पूरा का पूरा एक वे लेके चल रही हूँ कि जिस वे में उसमें पढ़ाया जा रहा है उसी वे में मैं चीज़ों को समझा सकूँगी तो थोड़ा ईजी होगा। तो 8 और 16 का एलसीएम बताओ। हम 8 और 16 का एलसीएम बाद में बता देंगे। हम एलसीएम पूछ रहे हैं आपसे, बता रहे हैं आपको 10, 15 और 5। 5, 10, 15 का एलसीएम बताओ सबसे पहले। तो 5, 10, 15 का एलसीएम डायरेक्ट बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। जब इस तरह के एलसीएम पूछे जाएं, इस तरह का सेंस ये है कि जब हम इन सब जो पूछी गई हैं संख्याएं जिनका एलसीएम पूछा गया है उन सब का हमें टेबल आता हो, उन सब का हमें पहाड़ा पढ़ना आता हो। यानी अब 25, 35, 45 बोल देता तो हमें पहाड़ा पढ़ना नहीं आता, लेकिन 5, 10, 15 में हमें सबका पहाड़ा पढ़ना आता है। तो जब ऐसे का एलसीएम पूछा जाए जिसमें हमें सबका पहाड़ा पढ़ना आता हो तो हमें बहुत इजी हो जाता है एलसीएम निकालने में। कैसे इजी हो जाता है कि जब हमें सबका पहाड़ा पढ़ना आता है तो हम सबसे बड़े वाला जो अंक है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे ... ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको हमने सिर्फ समझाने के पर्पज से बताया है, नहीं तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। अब हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो एलसीएम अगर पूछा गया है जिसमें हमें सबका पहाड़ा आता है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो बड़ा अंक होगा उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे और शेष 2 को हम देखेंगे। शेष जो 2 बचे हैं उनको देखेंगे कि 15 के पहाड़ा में कौन सी ऐसा अंक है जो 5 के पहाड़े में भी आता हो और 10 के पहाड़े में भी आता हो। जैसे 5 के पहाड़े में तो 15 ही आता है, 5 तिया 15, लेकिन 10 के पहाड़े में नहीं आता। तो ऐसा अंक जो 5 के पहाड़े में भी आता हो, 10 के पहाड़े में भी आता हो, तो 15 तो नहीं आता। 30, 5 छक्का 30 और 10 तिया 30 दोनों के पहाड़े में आ गया। तो जब दोनों के पहाड़े में आ गया तो वो बड़े अंक का पढ़ा हुआ वो पहाड़ा और वो अंक जो शेष दोनों अंकों के पहाड़े में आता हो वही उसका एलसीएम होता है। 30 एलसीएम हो गया। और ठीक से समझो,
12, 15 और 18। 18 का थोड़ा सा वो हो जाएगा, 12, 15 और 10 फिर से कर लें, 12, 15, 10। कैसे करेंगे हम? इन तीनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। 15 बड़ा है, 15 का पड़ा पड़ेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। डॉट 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 चलता रहेगा। अब शेष जो दो हैं उनको देखेंगे। 12 के पहाड़े में 15 नहीं आता, ना 10 के पहाड़े में 15 आता है। 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता, लेकिन 10 के पहाड़े में आता है, लेकिन 12 के में नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। 12 के पहाड़े में 45 नहीं आता, 10 के पहाड़े में 45 नहीं आता। 12 का पहाड़े में 60 आता है, 12 पंचे 60, और 10 के पहाड़े में भी 60 आता है, 10 छक्का 60। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 60। ये तरीका होता है। ये जब आप समझ धीमे धीमे आदत में आ जाएगा तो मुंह से बताने लगेंगे। ये हो गया। जैसे 10, 20 और 25, इसका एलसीएम क्या है? तो आप जब आदत में आ जाएंगे तब डायरेक्ट करने लगेंगे, नहीं तो हम तो 25 दूनी 50, 20 के पहाड़े में नहीं आता, 10 के में आता। 25 तिया 75, 20 के पहाड़े में नहीं आता। 25 चौको 100, 100 देखो 20 के पहाड़े में भी आता है, 20 500, 10 250, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 100। ठीक है। जैसे इसी तरीके से 5, 10 और 25, या सही से लो 15, 25, 30। 15 के अब बड़ा वाला कर लेंगे। बड़े वाले में 15 तो आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 नहीं आता। तो 30 दूनी 60, 15 छक्का 15 चौको 60, लेकिन 25 के में नहीं आता 60। 30 तिया 90, 25 के में नहीं आता। 30 चौको 120 नहीं आता 25 के में। 30 पंचे 150, और 25 के पहाड़े में 150 आता है। 25 छक्का 150, और 15 के में भी 115 ढाई 150, 150 आता है। तो एलसीएम कितना हो गया? 150। तो हम बड़े वाले अंक का पहाड़ा पढ़ते हैं और छोटे को देखते हैं कौन कौन किसके वो पहाड़ा जो हमने देखा है कौन सा अंक है जो इन दोनों के में आता है, वही एलसीएम हो जाता है। अब 8 और 16 का देखो। 8 और 16 में बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 एकम 16 ही 8, जो 16 है वही 8 के पहाड़े में आता है। 8 दूनी 16, तो इसका एलसीएम 16 ही हो जाएगा। 12 और 16 का ले लेंगे तो बड़े वाले के पहाड़े में 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 16 के पहाड़े में हमने 48 पढ़ा, जो 12 के पहाड़े में 12 चौको 48, तो एलसीएम इनका कितना हो गया? 48। ये तो हो गई बात ये वाली। हम बहुत गुचुड़ मुचुड़ कर देते हैं, तो अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हुआ करे तो प्लीज़ आप बता दीजिए। आप लोग एक्चुअली वीडियोस नहीं देखते हैं सही से, और देखते हैं तो स्किप करके निकल लेते हैं, या फिर बताते नहीं हैं। आप ही को प्रॉब्लम होगा, हमारा ऐसा कुछ तो नहीं जा रहा है, बस कर रहे हैं। पसंद है मैथ पढ़ाना, और कुछ लोगों की नीड है, और मुझे भी थोड़ा इसमें मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरा भी यूट्यूब चैनल चल जाए, कुछ ऐसी डिमांड है। तो चलो वो हो गया। हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जब हमें सबका पहाड़ा आता है। जब हमें पहाड़ा नहीं आता है तब हम कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। जैसे पूछ दिया 40, 45, 50, इसका एलसीएम बताओ। अब हमें इसका एलसीएम हमें नहीं आता है इसका पहाड़ा, तो हमें देखते हैं कि सबसे छोटा उठाते हैं 40। 40 को देखते हैं कि हमारे दिमाग में कौन सा पहाड़ा ऐसा आ रहा है जिसमें 40 आता है। तो हमारे दिमाग में आ रहा है 10 चौको 40 आ रहा है। अब हम 10 को छोटे से छोटा कैसे रूप दे सकते हैं? 2 पंचे 10, और 4 को छोटा से छोटा रूप कैसे दे सकते हैं? 2 दूनी 4। हम छोटे से छोटे रूप में देते हैं। ठीक है, 40 हो गया, निपट गया। 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब 45 को सबसे पहले 45 का पहाड़े में देखें किसके पहाड़े में आता है? 5 निम 45।
5 निम 45, 5 निम। तो हम वो यहाँ पर अब लिखेंगे जो यहाँ पर है नहीं, मतलब 5 अगर हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, जो नहीं है हम उसे लिखेंगे। यानी 9 नहीं है, देखो 3 भी नहीं कहीं है, तो 9 को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 45 हो गया। कैसे हो गया 45, देखो 3 त्रिका 9, 9 पना 45, 50, 50 10 पंचे 50, तो 10 तो हमें पता ही है, 2 पंचे 10 है कि नहीं है, 10 और पंचे 5, 5 और चाहिए, हो गया। अब यही होगा 2 पंचे 10। आप एक चीज़ देखिए, कहीं पे भी हमें 2 गुणे 5 एक साथ में मिल जाए तो हम उसे तुरंत जीरो में बदल देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी हमें 2 और 25, 2 और 25 कहीं पे भी अगर 4 और 25 साथ में मिल जाए तो हम इसे 2 जीरो में या 100 में बोलो बदल जाएगी। जैसे कहीं पे लिखा है 8 गुणे 4 गुणे 25, तो आप डायरेक्ट 800 लिख सकते हो क्योंकि 25 और 4 25 चौको 100 होता है। इसी तरीके से अगर कहीं पे 125 गुणे 8 लिखा हुआ है तो आप कहीं पे भी डायरेक्ट 1000 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। हम आगे ये सब चीज़ें बताएंगे, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है तो 3 जीरो आ ही जाते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 गुणे 8 गुणे 125, इनका मल्टीप्लाई बताओ तो 7000 हो जाएगा, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है पर 1 का गुणा 7 गुण 7000, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 2 पंचे 10, 1 जीरो आ गया, 2 पंचे 10, 2 और 5 एक और मिल गए तो एक और जीरो आ गया, तो एक ये ख़त्म हो गया और एक 2 और 5 ये ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ 2 बचे, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो एलसीएम तुम्हारा कितना आ गया 18। फिर से समझते हैं हम एलसीएम को। सत्तर, 60, 80, इनका एलसीएम बताओ। वैसे इसका एलसीएम बहुत इजी है कि हम जीरो को निगलेक्ट करके सिर्फ 7, 6, 7, 8 को देखें तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 जो है 7 के पहाड़े मारा लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। 8 और 64, 8 नम 72, 8 दही से छोड़ो, उस तरीके से आप देखते रहना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं तरीके से, 60 किसके पहाड़े में आता है, 60 पहाड़ा आता है 12 पंचे या 10 छक्का 60। हम देखते हैं जीरो सबके साथ है, सबके साथ है, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, तो 10 जब सबके साथ है तो हम 1 10 लिखेंगे। एलसीएम में 1 ही लिखा जाता है, ठीक है, कॉमन चीज़ लिखी जाती है, जो कॉमन है वो एक बार ही लिखी जाती है। अब 6 लिख दिया गुणा, यहाँ पे 10 लिख चुका है ऑलरेडी, 7 और लिखना है, यहाँ पे 10 लिख चुका है ऑलरेडी, 8 और 8 नहीं लिखना है, 8 लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 हमने लिखा था जब 10, तो यहाँ 6 को लिखना चाहिए था हमें, 2 3 6, 10 इसलिए हमने पूरा लिख दिया क्योंकि 10 सब में है तो कोई विवाद की बात ही नहीं थी। 6 को हम 2 3 6 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अब आगे समझेंगे। 7 देखो 10 लिख चुका है, 7 को हम 7 इसमें कहीं नहीं है तो हम 7 लिख देंगे। फिर 10 अट्ठे 80, 10 लिख चुका है, 8 और लिखना है, 8 में हम केवल 4 ही लिखेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी है, 4 दूनी 8, तो हम 8 ऐसा देखेंगे जितना बचा है सिर्फ उतना लिखेंगे। 8 में केवल 4 बचा था और सब था, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 चौका, 2 ती 6, 6 सत्ते 42, 42 चौको, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 0 1680, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप एलसीएम को समझ गए हैं। बेस कहते हैं इसको, बेस का मतलब ये होता है कि आप जब कुछ भी करें क्वेश्चंस को तो आपको ये ना लगे कि ये क्या नया आ गया, ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इस वजह से। तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, हम कल HCF बताएंगे और इसके लिए कल हमें इन क्वेश्चंस को बताएंगे कि 1/5 और 4/5 में क्या बड़ा है, 1/2 1/3 में क्या बड़ा है, 2/8 और 4/8 में कौन बड़ा है और 1/2 8/16 में कौन सा बड़ा है, ये आप हमें बताएंगे। दूसरा, आप हमें
कुछ जो हैं एलसीएम बताएंगे। 10, 15, 25, 20, 25, 30, 40, 55, 45, 10, 20, 30, 100, इनका हमें एलसीएम बताएंगे। कमेंट में हमें 12 गुणे 25 डिवाइड 5 माइनस 17 प्लस 20 माइनस 55, ये हमें करके एक सवाल देंगे। ये सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल हैं, आपको जो आएंगे आप करिए, जो नहीं आएंगे वो हम आपको बताएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए हम अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं। अगर जो भी नहीं समझ में आए हैं आप हमें कमेंट में मेरी कमियाँ बताइए ताकि मैं दूर कर सकूँ। और बाकी हमने अपना काफ़ी एफ़र्ट दिया है आपको समझाने के लिए। नहीं समझ में आया हो तो आप बताइए, हम वापस से समझाएंगे चीज़ों को। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट एंड थैंक यू।